बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वायरल टॉक के साथ आपका होस्ट सजाद हुसैन। नाजरीन, पानी पीटीआई इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है अडियाला जेल से आर्मी चीफ के नाम। उस ख़त के अंदर ऐसे ऐसे मंदरजात शामिल हैं कि वो जो आप जब सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर इमरान खान साहब ने इस वक्त ये ख़त क्यों लिखा और इसके अंदर जो मुतालबात किए गए हैं या जो जिन वाक़यात पर उन्होंने कहा है कि इस पर नज़रसानी की जाए, क्या वो हकीकी हैं या फिर इमरान खान साहब ने एक कोशिश की है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो कशीदा ताल्लुकात हैं उनको नरमी की तरफ लाया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे। आज की पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद नवीद भट्ट साहब। उनसे जानते हैं कि आखिर ये 8 नकात के अंदर है क्या। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भट्ट साहब, ये अडियाला जेल से एक चिट्ठी जो है वो गई है आर्मी चीफ साहब के पास, तो आखिर ये ख़त लिखने की बानी पीटीआई को ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई, सिंपल सी बात है। जब आपने लॉकडाउन भी करके देख लिए, धरने दे के देख लिए, एहतजाज करके देख लिए, लॉन्ग मार्च करके देख लिए, आपने डी चौक में अफरा तफरी फैला के फायरिंग दोनों तरफ से की गई, वो अपने कारकुन शहीद करवा के सब कुछ करके देख, मुज़ाकरात जो है वो भी करके देख लिए। जब आपकी कहीं नहीं बनी, आपका बस नहीं चला, तो आप मिन्नत समाजत पे आ गए हैं। ये तो सीधा सीधा तरला है भाई, हमारी जो है हमें माफ़ी दे दें, अपनी पॉलिसी चेंज करें। अब ये तरलों पे आ गए हैं, तो इसका कोई और मकसद नहीं है, बस तरले हैं कि बस हमारी बात सुन लें। नहीं, लेकिन पीटीआई तो कह रही है कि ये ख़त के अंदर हमने काफ़ी सारी ऐसी हकीकतें बताई हैं आर्मी चीफ को जिनसे उनको भी पता चले कि मुल्क के अंदर हो क्या रहा है या हुकूमत क्या कर रही है। बात सुने, जो उन्होंने 5-7 पॉइंट रेज़ किए हैं, वो सबकी सारों की वजह जो है वो ये पीटीआई खुद है। पीटीआई अगर ये कहती है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान दूरी है, तो वो उनकी वजह वो खुद है। और बाकी अगर अदलिया वाला मामला है या और मतलब बहुत सारे पॉइंट, अगर आप 1 बाय 1 उस पर क्वेश्चन करें तो उसको हम 1 बाय 1 एलेबोरेट भी कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, ये किसी इनके जो पीटीआई के जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट हैं, शायद उसने किसी ने वो ट्वीट की हुई थी या मैंने कुछ बयान दिया हुआ था कि ये जो खान साहब है ये मुल्क मांग रहे हैं, ये हुकूमत नहीं मांग रहे। इतनी सी बात है। तो भाई बात ये है कि मुल्क उनको 4 साल दे के देख लिया, उन्होंने जो भेड़ा गर्क किया वो सबके सामने है। वो उनका मसला ये है कि आप सबको छोड़ के जो फ़ौज है हमें बूट पॉलिश करने दें, हम बूट पॉलिश जो है ना वो अच्छी चमका लेते हैं बूट, बस हमें मौका दे दें, बाकी सबको छोड़ दें। बस इतना सा मसला है उनका, और कोई मसला नहीं है। अगर आप मदरजात पे बात करना चाह रहे हैं खत में, तो उस पर भी कर लेते हैं। अब ऐसे ही है। ख़त के अंदर उन्होंने कहा है जी ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे ये बाकायदा धांधली ज़दा हैं और इसके तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले हैं उन्होंने रिग करके हुकूमत बनाई है। तो इस पर उन्होंने आर्मी चीफ से कहा है कि ये हुकूमत कैसे आप चलने दे रहे हैं। हाँ जी, वो आप फिर इस तरह अगर ये रिग्ड एक इलेक्शन है तो फिर 2018 के आपके सामने हैं। 2018 में जो तारीख रकम की गई है धांधली की, वो सबके सामने है। RTS बैठाया गया और उसके बेनिफिशरी कौन थे? खान साहब खुद थे। 4 साल वो हुकूमत इंजॉय करते रहे हैं। फिर इन्होंने जब कहा कि भाई जो धांधली हुई है उसके ऊपर कोई कमीशन बनाए, इन्होंने कहा नहीं जी पार्लिमानी कमीशन बना लेते हैं। तो उसकी एक मीटिंग हुई है, वो पार्लिमानी कमेटी बनी हुकूमत और अपोजिशन की 2018 में, उस पर सिर्फ एक मीटिंग हुई है। उसके बाद हुकूमत उस वक्त की हुकूमत का ये कहना था भाई खान साहब जो है उसकी तरफ से इजाज़त मिलेगी तो हम जो है वो अगली मीटिंग करेंगे। तो खान साहब को ये भी चीज़ें देखनी चाहिए ना, उस वक्त ये खुद क्या करते रहे। अब इनको याद आ गया जी कि वो धांधली की गई है। आप लोगों ने जब सब कुछ करके देख लिया, अब आप मेहनत तरलों पे आ गए हैं जी कि हमें जो है वो माफ़ी दे दें। अच्छा, अदलिया के बारे में भी उन्होंने एक पॉइंट लिखा है आर्मी चीफ को। उन्होंने कहा है जी ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसके ज़रिए अदलिया को कंट्रोल किया गया है और जो अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है इसको जो डिले किया गया बार बार, ये भी अदलिया के एक मखसूस बेंच को देने के लिए ये सारा कुछ किया गया है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ये भी आपके खान साहब को जो है ना वो अदालतें सतारी हैं, वो वाली जो साकम नसार वाली जो है वो अदालतें आ जाएं। और फिर वो एक और भी था जो जाते जाते जो केस का गलत फैसला करके गया है, उमर अता बंदयाल साहब। तो ये ढूंढ रहे हैं ऊपर तो काफ़ी एलिगेशन और फिर वो पनामा वाले जज, ये वो ढूंढ रहे हैं कि उस तरह के जजेस आए जो हमारी फेवर में जो है वो फैसले देते रहें, हम उनसे फ़ायदा उठाते रहें और बाकियों को हम रगड़ते रहें। तो खान साहब ये वाली अदलिया चाह रहे हैं। अगर बात की जाए, ऑन मेरिट बात की जाए, तो अदलिया के ऊपर जो है उसको अगर पार्लियामेंट एक सबसे सुप्रीम अदारा है,
तो उसका जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि आपने अपोजिशन से भी लोग लेने हैं, आपने हुकूमत से भी लोग लेने हैं, वो मिलकर फ़ैसला करेंगे कि कौन आर्मी चीफ़ होगा या कौन जो उसको नॉमिनेट करेंगे और फिर उसके ऊपर एक जो है वो मुंतखब होगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। खान साहब जो है ना, वो खान साहब के एक्चुअली ना सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो जो अच्छा, काजी फाइज ईसा साहब जब अभी चीफ जस्टिस नहीं भी बने थे तो उनसे पहले भी उनके रेफरेंस दिया गया पीटीआई के दौर में, और फिर जब वो बन गए तो उसके खिलाफ भी काफ़ी सारा चीज़ें देखने में आई कि पीटीआई उन पर एतमाद नहीं करती। तो उसमें भी क्या आपको लगता है कि जस्टिस जो काजी फाइज ईसा हैं वो भी कह रहे हैं कि ये एक मुतनाज़ा जज के तौर पर उन्होंने सर्विसेज दी हैं, या वो एक्यूरेट तौर पर फैसले देते रहे? देखिए मेरी बात सुनिए, काजी फाइज ईसा ने हर चीज़ ऑन मेरिट की है। अगर उनको ये लगता है कि वो चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ गई हैं और किसी एक पार्टी को उसका फ़ायदा पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि पीटीआई रॉन्ग साइड पे थी, वो आइन के ख़िलाफ़ जा रही थी। अगर दूसरी साइड को अगर फ़ायदा पहुंचा तो वो जो है वो आइन के मुताबिक था। अब देखें, जो फ़ैसला किया गया था पंजाब हुकूमत के हवाले से, जो मेंबरान थे जिन्होंने वोट दिया उसका, और वो एक ऐसा मुतनाज़ा फ़ैसला था जो उमर अता बंदयाल ने दिया, उसको रिवर्ट किया, और जो अभी मखसूस नशिस्तों वाला मामला था, तो वो एक ऑन मेरिट फ़ैसला है। अगर उसका पीटीआई को नुकसान हुआ, इस मीन के पीटीआई जो है वो एक गैर आइनी काम कर रही थी और गैर आइनी फ़ैसले का फ़ायदा ले रही थी। तो इतना सा मसला है जिसको खान साहब को जो तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, पीटीआई का ये भी मानना है कि ये जो उनसे बल्ला का निशान जो वापस लिया गया इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये भी इन्हीं के दौर में ये हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी बात करनी चाहिए थी। और फिर दूसरा, वो जो सबसे ज़्यादा वो बात करते हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा हुई, उस पर भी इनकी जो खामोशी है काजी फाइज ईसा साहब की, ये बड़ी वो कह रहे मैंने खेस थी। अच्छा, बात ये है कि जो बात ये करते हैं कि मखसूस वो बल्ले वाली बल्ले निशान है, वो भी अल्लाह जो जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, बात कहीं और निकल जाएगी। फिर मसला ये है कि वो फ़ैसला अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए, पार्टी के इलेक्शन नहीं कराए, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया था। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने, मुझे याद पड़ता है कि बार बार इनको याद भी करवाया और इनको नोटिस भी दिए कि आप लोग वो जो इलेक्शन करवाएं। तो वो अगर नहीं करेंगे, अगर आइन के ऊपर अमल नहीं करेंगे, फिर जाहिर बात है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतेंगे ना। ये कोई अनोखी पार्टी तो नहीं है कि जो अपनी ताकत के ज़ोर पे जो मर्ज़ी करती फिरे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात आपने की थी जो अभी आपने जो दूसरा पॉइंट रेज़ किया था, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ। इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ जो पीटीआई के दौर में होती रही हैं, जो आपने चुन चुन के इंतकाम का निशाना बनाया है अपोजिशन को और लीडरान को, किसी के ऊपर मंशियात का केस बनाया, एसिड बियॉन्ड मीन का केस बनाया, और फिर ये खुद मॉनिटर कर रहे थे कि इसको इस जेल में रखना है, इसको इसमें रखना है, इसको ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, मैं वो साहिवाल का केस बड़ा मशहूर भी हुआ था। तो इतने सारी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ इनको अपने दौर हुकूमत में जो है वो याद नहीं आती, और बाकियों की अब इनको अपनी बारी जो आती है जब, तो फिर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ। अच्छा, ख़त के अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि ये जो पीका एक्ट है, इसके ज़रिए जो सोशल मीडिया इसको कंट्रोल किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पीटीआई की जो ज़्यादा पावर है और जो ज़्यादा ये एक्टिव हैं, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, और इस पर वो कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ हथकंडों से सजाएं देंगे, और जिसमें जब अभी इमरान रियाज खान जो है वो भी मुल्क से बाहर हैं, और वो भी ये समझते थे कि आने वाले दिनों में पीका के अंडर आ जाएंगे। तो इस पर वो कह रहे हैं कि ये एक प्रॉपर इसको मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया है। बात ये है, देखें, मीडिया के ऊपर भी चेक एंड कंट्रोल है, उनकी बॉडी है जो इनको मॉनिटर कर रही है, जो पैमरा है, और फिर आपका जो अखबारात हैं उसके ऊपर भी है, APNS है। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा था, वो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए से पीटीआई मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाती थी, प्रोपेगेंडा फैलाती थी, फेक न्यूज़ के ज़रिए से और मखसूस फ्रेमिंग के ज़रिए से वो जो लोगों की ज़हन साजी कर रही थी, वो दुकान इनकी बंद हो रही है। वो बहुत ज़रूरी थी, मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि फिर उसके अंदर छुप के पीटीआई के अंदर छुपे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ बाकायदा जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा करते हैं। मुल्क से तो बाहर मुल्क से बाहर बैठ के आपके भारत के अंदर, भारत से लोग जो है वो अकाउंट्स जो थे वो इसके अंदर शामिल हो जाते हैं और मुल्क की सलामती के जो है वो ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था मॉनिटर करना। बस मसला ये है कि इनका प्रोपेगेंडा बंद हो जाएगा और फिर जो लोगों की ये जो जहन साजी कर रहे हैं और फिर वो लोग जो हैं जो इसके अंदर मुलव्वस हैं वो पकड़े जाएंगे। जब वो पकड़े जाएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे कौन किस जमात से है।
तो ये मसला है अच्छा, इनका। उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि ये आईटी जो सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, इसके अंदर तकरीबन $2 बिलियन का नुकसान हुआ है इंटरनेट स्लो होने की वजह से। तो ये तो पॉइंट जेन्युइन नहीं लगता कि एक तरफ से नहीं, अगर ये ये पॉइंट स्लो बिल्कुल होता जेन्युइन है है, तो वो काफ़ी सारे ये बात मसाइल हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आईटी इंडस्ट्री जो है वो अब हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर के अंदर आप जितना आईटी सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं उससे फ़ायदा उठा लें, वो बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत से ममालिक हैं जो बहुत एडवांस, भारत हमारा हमसाया मुल्क है, वो आईटी इंडस्ट्री उनकी बहुत आगे है, हम हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, हम बहुत पीछे हैं। तो एक तो ये है कि एक बेहतर पॉलिसी जो है अपनाई जा सकती थी, जिसके ज़रिए से अगर उन्होंने फायरवॉल इंस्टॉल करनी भी थी तो वो उसके ज़रिए की जा सकती थी। ये एक हुकूमत की तरफ से ये ज़्यादती की गई अवाम के साथ, आईटी इंडस्ट्री के साथ, उन नौजवानों के साथ जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे या जिनका जो है वो रोज़गार जो है आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो ये उनके साथ ज़्यादती हुई है। हुकूमत को चाहिए था कि एक बेहतर पॉलिसी बनाते जिससे लोग भी मुतासर ना होते, और ये जो अगर इन्होंने कोई फायरवॉल सिस्टम लगाना था तो वो भी लग जाता। जो प्रोपोगंडा के अंदर जो मुलवस नहीं है, जो आम बिजनेस कर रहा है कोई भी लोग, तो एटलीस्ट वो इससे मुतासर ना हो। बिल्कुल, ये नहीं कि आपने पूरे का पूरा सिस्टम ही कर दिया। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज पर जो तनकीद है, इसकी एक वजह ये भी है कि अदलिया अपने फैसलों पर अमल दरामद ही नहीं कर पा रही, तो इसलिए फ़ौज पर तनकीद हो रही है और अवाम जो है वो फ़ौज के खिलाफ हो चुकी है। इसका फ़ौज से क्या ताल्लुक़ है? अगर अदलिया के अंदर फैसले जो हैं वो समझते हैं कि एक प्रॉपर कोई खुफिया SMS आ जाता है, कोई व्हाट्सएप आ जाता है, एक मिथ बनी हुई जिसके है। बाद जो है ये वो मैं अमल बताता हूँ, ये जो लोग समझते हैं ना, ये लोगों के जहनों में भी खान साहब डालने वाले हैं। खान साहब ने प्रॉपर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। उसको डर्टी हैरी कह के लोगों को, पाक फ़ौज के अफसरान को कह के बुलाते रहे हैं, फिर ये मीर जाफ़र, मीर सादिक कहते रहे हैं। प्रॉपर मुनज़्ज़म कैंपेन खान साहब की लीडरशिप में हुई है, जिसका नतीजा फिर 9 मई निकला था। और लोगों के जहनों के अंदर जो इन्होंने गंद डाला है, इसके सारे ज़िम्मेदार खान साहब खुद हैं और कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर फ़ैसले अदलिया के इनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आ रहे, अगर जो फ़ैसले जो हैं वो PTI के ख़िलाफ़ आ रहे हैं, तो वो उसके ऊपर इनको तकलीफ़ है। अगर वो सारे फ़ैसले अगर PTI के हक़ में होते फिर अदलिया ठीक थी। पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा है कि जिस फरीक के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है, अवाम जो समझती है कि ये जो है वो इसके पीछे कोई खुफिया हाथ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, ये दिमागों में, अवाम के दिमागों में डालने वाला भी ये खान साहब ही है। अगर ये समझते हैं ना कि ये अवाम के दरमियान और फ़ौज के दरमियान दूरी पैदा हुई है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह खान साहब खुद हैं। अब ये ख़त लिख रही हैं जी कि अवाम और उसके दरमियान दूरी पैदा हो गई है। मिन्नत समाजत है ये, तो भाई हमें माफ़ी दे दो। अच्छा, इसमें आखिर में थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें कुछ पॉइंट और भी उन्होंने शामिल किए हैं। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है, उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन फेयर होते तो 9 मई का केस ना वाक़या ना होता, और 26 नवंबर को जो प्रोटेस्ट हमारा आइनी हक़ था उसके ऊपर गोली चलाई गई है, और इस पर जुडिशल कमीशन बनाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो इस मुतालबे पर आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि फिर ज़बान के जहनों में चीज़ें तो आती हैं ना। आप उस टाइम पे जब ये 26 नवंबर को करने वाले थे, आपको पता है बेलारूस के सदर 60 या 64 रुकनी वफद जहाँ वो पाकिस्तान में मौजूद था, बहुत ज़्यादा बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट होने वाले थे और इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज होने वाली थी। तो ये सारे जो है वो डी चौक में जाके बैठ गए। जब इनको कहा कि आप संगजानी कर लें, तो उस वक्त ये सारे माने नहीं, हमने डी चौक ही पहुँचना है। तो भाई आपने कुछ मुल्की मामलात भी होते हैं, वो भी चलाने हैं कि आप लोगों को सारा कैटर करते रहें। हर इम्पॉर्टेंट इवेंट पे इनका धरना होता है या इनका एहतजाज होता है। तो एक तो इनको ये चीज़ें देखनी चाहिए। अक्टूबर में जाहिर बात है, जब आप रियासत की रिट को, मिनिस्टर भी आए हमारे, हाँ जी, अगर आप अक्टूबर में जब वो SCO कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वो शंघाई तामन तंजीम की, तो उस टाइम भी इन्होंने एहतजाज किया। जब आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे और प्रॉपर एक कंपेन करेंगे और मुनज़्ज़म एहतजाज करेंगे रियासत के ख़िलाफ़, तो फिर रियासत हरकत में आती है। तो फिर ये आप शिकवा ना करें कि रियासत ने हमारे साथ सख्ती की है। फिर दूसरी बात, अभी आप चैम्पियन ट्रॉफ़ी होने वाली है और 8 तारीख को पाकिस्तान का, शायद न्यूजीलैंड का इम्पॉर्टेंट मैच है जो ट्राई सीरीज़ हो रही है। 8 तारीख को मैच है, उसी रोज़ इन्होंने लाहौर के अंदर जलसा रख लिया। तो अच्छा, ये देखें, मैं बता रहा हूँ कि PTI का हर एहतजाज उठा लें, उसके पैरेलल कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पाकिस्तान के अंदर, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल। तो मुल्क दुश्मनी तो ये खुद कर रहे हैं, ठीक है। फिर समझते हैं जी कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आपके साथ फिर और क्या करे रियासत।
जब आप लोग इस तरह के इकदाम करेंगे तो ये इनको खुद देखनी चाहिए अपने गिरेमान में जाके। ये खत डाल के तो ये ना समझें कि हम जो है वो बहुत दूध के धुले हुए हैं। अच्छा, आखिर में एक बस थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो खत पहुंच चुका है तो इसका कोई जवाब आएगा या बिल्कुल बिल्कुल खामोशी हो जाएगी, या इमरान खान साहब ने जो पैगाम पहुंचाना था वो पैगाम पहुंचा दिया? कौन सा पैगाम पहुँचाने में पब्लिक खाता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो खान साहब के ख़िलाफ़ खान साहब खुद करते रहे हैं। अब वो आर्मी बता रहे हैं जी कि बस मैं मसला वही है जो सबसे पहले बताया कि भाई हमें बूट पॉलिश करने दें, हम अच्छी पॉलिश कर लेते हैं, हम चमका लेते हैं, खुदारा हमें वो दें। बस ये है, जवाब शायद कुछ नहीं आना। जवाब वही है जो इन्होंने मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ ने कहा था कि भाई अपने मामला जो हैं वहाँ पे लेके चलें, पार्लियामेंट में लेके जाएं या सियासी लोगों के सामने डिस्कस करें, सड़कों पे ना आए। हाँ वही जवाब है इनका। और अगर ये नहीं बाज आए पीटीआई वाले इस तरह की हरकतों से, तो ज़ाहिर सी बात है रियासत उसी तरह एक्ट करेगी जिस तरह पहले किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को क्या पीटीआई का ये जो जलसा है ये कामयाब होगा या नहीं होगा, और इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा है आर्मी चीफ को, क्या आर्मी चीफ साहब उसका कोई आंसर देंगे या वो खामोश हो जाएंगे और ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने एक एंट्री डाली है, आर्मी चीफ साहब को थोड़ा सा नॉक किया है कि हम भी पड़े हैं राहों में। तो मज़ीद आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या होता है। अपने होस्ट सज्जाद हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।